हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है क्लास नाइन्थ में जो साइंस सब्जेक्ट है, तो साइंस सब्जेक्ट में जो 3 पोर्शन दिया हुआ है, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। तो फिजिक्स पोर्शन के अंदर में टोटल हम लोग को 5 चैप्टर कवर करने हैं। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, जिसमें से चैप्टर 8 मोशन को ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर 8 मोशन का थ्योरी लेक्चर कंप्लीट देख सकते हैं। और इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उसको मैं बाद में करवाऊंगा चैप्टर 9 का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होने के बाद। और आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग फिजिक्स पोर्शन का साइंस में क्लास 9 के लिए एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का डिटेल सिलेबस देखते हैं। तो वही चीज़ आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है अच्छे से और कौन सा टॉपिक हम लोग को छोड़ना है और कौन सा टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ेंगे और इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ें जो इस चैप्टर में रिलेटेड होगा। इंट्रोडक्शन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन से हमको ये आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है पिछले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है फोर्स। ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम लोग का इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है फोर्स, इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है उसको देखेंगे और टाइप ऑफ फोर्स देखेंगे। लेकिन यहाँ टाइप ऑफ फोर्स देखेंगे वो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स के ऊपर बेस्ड होगा। इसका मतलब यह है यहाँ पर हम लोग बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स को कॉन्टैक्ट के आधार पर भी 2 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, जिसको बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स, एक को बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरे को बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक जो है फोर्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के अंदर में इतना सारा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इनर्शिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये इनर्शिया होता क्या है, उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि ये कितने टाइप से होते हैं, जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड टाइप होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस प्रकार से इनर्शिया को 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो इन तीनों को हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। उसके बाद इनर्शिया से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे और इस एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनता है आप लोग के एग्जाम में। हमको डायरेक्ट डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ घटनाएं दे देते हैं और हमको बताना रहता है कि वहाँ पर इनर्शिया है या नहीं, और यदि वहाँ पर इनर्शिया है तो कौन सा इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, इनमें से कौन से हमको बताना रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनर्शिया का मास के साथ रिलेशन, कि इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं, इसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में, किस लॉ को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको किसने ढूंढा, किसने डेवलप किया, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्टेटमेंट, इसका लॉ। इंट्रोडक्शन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम लोग उसको क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा इसका स्टेटमेंट और इसका एग्जाम्पल। और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल जो देखेंगे वो रियल लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेटेड होगा। और न्यूटन फर्स्ट लॉ का यूटिलाइजेशन या एप्लीकेशन या यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, इसको भी देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मोमेंटम, या इसी को लीनियर मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है।
इसका एग्जाम्पल देखेंगे और लीनियर मोमेंटम का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद इसके स्टेटमेंट एंड लॉस के बारे में जानेंगे कि ये बोलता क्या है। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ का कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल, या हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन, कि न्यूटन सेकेंड लॉ का हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये इसका स्टेटमेंट क्या है, या फिर इस लॉ का बोलना क्या है। उसके बाद इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज है उसको देखेंगे। उसके बाद रियल लाइफ से रिलेटेड या डेली लाइफ से रिलेटेड इसका एग्जाम्पल देखेंगे या इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसके बाद है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है, या लॉस क्या बोलता है, और जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल और एप्लीकेशन भी देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके एप्लीकेशन और एग्जांपल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फिजिक्स पोर्शन में जो चैप्टर 9 है ये उसका डिटेल सिलेबस है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम करेंगे। जैसे कि आप लोग के एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ही कुछ टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए रहते हैं और एक्सरसाइज दिए रहते हैं। इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। तो चलिए सबसे पहले आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस का इंट्रोडक्शन क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब्ड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग किसी भी बॉडी के मोशंस के बारे में डिस्क्राइब कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में कैसे मोशन करता है। जब हम लोग पोजीशन टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, या फिर वेलोसिटी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं। वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, और इस प्रकार के कुछ मोशंस जो हैं यूनिफॉर्म भी होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी होते हैं। इन सभी को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, वी हैव नॉट इट डिस्कवर्ड व्हाट केज ऑफ द मोशन, और अभी तक ये नहीं खोजा गया है कि इन सभी मोशंस के पीछे का कारण क्या है। इसको अभी तक डिस्कवर्ड नहीं करे हैं। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, स्पीड जो है समय के हिसाब से क्यों चेंज होता है। डू ऑल मोशन रिक्वायर्ड अ कॉज, सभी मोशंस का क्या कारण है, इन सभी मोशंस का कारण क्या है। इफ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉज, और यदि कोई कारण है तो उसका कारण क्या है, उसका नेचर क्या है। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटी, इन सभी जिज्ञासाओं को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से शांत करने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स केस हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसॉफर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और फिलोसॉफर्स के लिए प्रॉब्लम रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसको समझने के लिए बहुत सारे फिलोसॉफर्स या दार्शनिकों के लिए या वैज्ञानिकों के लिए ये एक प्रॉब्लम था। बहुत सारे शताब्दी तक, बहुत सारे समय तक, बहुत समय के बाद हम लोग को इसके केस के बारे में पता चला था कि मोशन क्यों होता है। जैसे कि आगे लिखा है, अ बॉल ऑन ग्राउंड व्हेन गिव्स अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर, जैसे कि किसी भी बॉल को अगर हम लोग ग्राउंड पे गिराते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए मोशन में रहता है, उसके बाद रेस्ट पे आ जाता है। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
फिर उस एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशन सजेस्ट किया जा रहा था कि रेस्ट जो है किसी भी बॉडी का नेचुरल स्टेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, दिस रिमेन्ड द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन डेवलप्ड द इंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द मोशन। और ये जो नेचुरल स्टेट है किसी भी बॉडी का, रेस्ट में आने का जो नेचुरल स्टेट है, इसको तब तक सही माना जा रहा था, तब तक विश्वसनीय माना जा रहा था जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन के द्वारा एक मोशन को समझने के लिए एक नया अप्रोच या डिफरेंट टाइप के अप्रोच को तब तक इसको सही माना जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम अपने डेली लाइफ में रोज़ ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर स्टेशनरी बॉडी है या वो बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए ये ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है उसको रेस्ट पे लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी को हमारे द्वारा कुछ ना कुछ एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये ऑब्जर्व किया गया है। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट बात करते हैं, वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दिस इन मस्कुलर फोर्स एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि हम लोग ये अनुभव कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी को स्टेशनरी से या रेस्ट स्टेट से उसको मोशन में लाने के लिए हमको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है या कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, उसको पुश करना पड़ता है, हिट करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है उनके स्टेट में चेंज करने के लिए। चाहे वो स्टेशनरी स्टेट में हो चाहे वो मोशन स्टेट में हो, दोनों ही केस में हमको कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ता है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुल हिट और पुल। और ये जो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये पुश हिट और पुल इसी के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि नीचे आप लोग इस फिगर के द्वारा देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग दिखाया गया है, अ स्प्रिंग एक्सपेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये भी फोर्स का एप्लीकेशन है। यहाँ से स्फेरिकल रबर बॉल को हम लोग पुश कर रहे हैं, ये भी फोर्स का एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर ट्रॉली है जिसको हम लोग पुश करके मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो हॉकी का बॉल है इसको हम लोग हिट कर रहे हैं। तो ये सभी क्या हैं, फोर्स के एप्लीकेशन हैं। तो आई होप इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या जानने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में जो मोशन पढ़े थे हम लोग उन्हीं के केस के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर कोई भी बॉडी जो है मोशन करता है तो उनके पीछे का कारण क्या होता है। तो आइजैक न्यूटन और गैलीलियो ने खोज कर निकाले, डिस्कवरी किया और ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि इसके पीछे का कारण क्या होता है, फोर्स होता है। पहले गैलीलियो ने बस आइडिया दिया था कि कोई भी बॉडी होता है उनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स काम करता है, बट बाद में आइजैक न्यूटन ने उसको उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली भी प्रूफ करके बताया था कि वाकई में सभी बॉडीज़ के बीच कुछ ना कुछ फोर्स काम करता है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूलेज भी दिए थे। उन्हीं लॉस के बारे में और फोर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और इस चैप्टर का सेकंड नंबर का जो टॉपिक है जिसका नाम है फोर्स। ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोर्स के डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन। तो फोर्स क्या होता है, एक एफर्ट होता है। फोर्स क्या होता है, एक एफर्ट होता है। किस लिए एफर्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो या फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन पर हो। आगे लिखा है, इट कैन चेंज इन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। फोर्स एक ऐसा एफर्ट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या उसकी वेलोसिटी या स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऐसा एफर्ट है जो कि किसी भी बॉडी के शेप को भी और साइज को भी चेंज कर सकता है।
तो फोर्स का डेफिनेशन आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर ये डेफिनेशन आप लोग को नहीं पसंद आया तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं फोर्स का डेफिनेशन। इन फिजिक्स फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। फिजिक्स में फोर्स को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। फोर्स को हम लोग पुश और पुल बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं या किसी भी बॉडी का हमको अगर फोर्स डिफाइन करना है तो वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर, और मास के आधार पर ही उसके वेलोसिटी को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इज अ पुल और पुश। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग अ बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स को हम लोग एक एक्सटर्नल एजेंट भी बोल सकते हैं जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट को, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे मोशन में, उसको चेंज कर सकता है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो फोर्स का अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाए तो आप सीधी सीधी एक लाइन में लिख देना, फोर्स क्या होता है, एक एफर्ट होता है। फोर्स क्या होता है, एक एफर्ट होता है किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए, चाहे वो रेस्ट पर हो या मोशन में हो। इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है। किस लिए, किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, फोर्स जो होता है पुल और पुश होता है। फोर्स जो है क्या होता है, पुल और पुश होता है किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए। ओके, आप फोर्थ नंबर में लिख सकते हैं, फोर्स जो है एक्शन होता है। फोर्स क्या होता है, एक्शन होता है। तो 4 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फोर्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आई होप अब आप लोग को फोर्स का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। इतने सारे तरीकों में से केवल एक तरीका याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और समझना सभी को है क्योंकि हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को समझना सभी चीज़ों को है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोग को पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लकिंग द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। जैसे कि गिटार बजाते हैं तो उसमें जो रस्सी लगा होता है, स्ट्रिंग लगा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लकिंग करते हैं, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तभी उसमें से क्या निकलती है, साउंड निकलती है। सेकंड एग्जांपल है पुलिंग रोप्स वाइल प्लेइंग टग ऑफ वॉर। जैसे कि जो स्ट्रिंग होता है तो उसको हम लोग पुल पुश करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग को पता होगा गाँव में बहुत ज़्यादा या सभी जगह खेलते हैं, रस्सी को पकड़ के इधर से 2 लोग खींचते हैं, उधर से 2 लोग खींचते हैं, तो उसी को टग ऑफ वॉर बोला जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, फोर्स लगता है, तो वो भी फोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है। ओपनिंग द ड्राइवर, जब भी हम लोग किसी बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा जो कोल्ड ड्रिंक आता है थम्स अप वगैरह, तो उसका ढक्कन को जब हम लोग ओपन करते हैं तो वो उसमें भी एक प्रकार का फोर्स वर्क करता है ना। पुलिंग द विंडोज कर्टेन, जब भी खिड़की में जो विंडोज लगा रहता है, जब हम लोग उसको ओपन करते हैं तब भी वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर, जब हम लोग दरवाजे को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं वहाँ पर भी फोर्स होता है। पुशिंग द टेबल, जब टेबल को जब हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं तब भी यहाँ पर फोर्स लगता है। पुशिंग अ कार, पुशिंग ऑफ थंब पिन, वॉकिंग। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स भी एक प्रकार का फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कोई भी मैटर जो होता है, मैटर मतलब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, जब इसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो हम लोग को पता चलता है ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। और जब इस छोटे छोटे एटम को जब हम लोग जूम करके देखते हैं तब हम लोग को पता चलता है इसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। और न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जब हम लोग इसको जूम करके देखते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर एक फोर्स काम करता है।
उसी फोर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है उसी को न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूम पाता है। अगर ये फोर्स न्यूक्लियस के द्वारा अगर फोर्स नहीं लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी मोशन कर सकता था, एक ही ऑर्बिट में ये मोशन नहीं करता। तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप सभी जानते ही हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो अर्थ ग्राउंड की तरफ ही आने की कोशिश करती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी आप लोग को पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस के कांटेक्ट में रहता है या किसी भी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों के बीच क्या होने लगता है, फ्रिक्शन होने लगता है। अब इस फ्रिक्शंस की जो क्वांटिटी है या जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि इनके बीच ये जो रेस्ट पर है और ये बॉडी जो है अगर मोशन में आ जाता है तो दोनों के बीच कितना फ्रिक्शन हो रहा है, वही डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। भी आप लोग को पता है, जैसे कि बार मैग्नेट आप लोग देखे ही होंगे, है ना। जैसे कि बार मैग्नेट है, ये एन है और एस है, इसके आसपास जब भी हम लोग किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन हो गया और कॉपर नहीं, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोई भी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मैग्नेट से चिपक जाता है उसको रखते हैं तो ये उसको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्ट कैसे करता है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स के द्वारा ये इसको खींचता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो टू डिफरेंट और सेम चार्जेस के बीच में लगता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों को पास में लाएंगे तो दोनों के बीच एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा। चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये निगेटिव हो, इनके बीच रिपल्सन फोर्स काम करता है। और अगर हम लोग इस चार्ज को डिफरेंट कर दें, एक को पॉजिटिव कंसिडर कर ले, एक को निगेटिव कंसिडर कर ले, तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो इस प्रकार के फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्ज की वजह से प्रोड्यूस फोर्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स आप लोग को पता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैं बताया था कि एक स्प्रिंग होता है, अगर इसको हम लोग ऐसे कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है ना। और अगर हम लोग इसको बाहर की तरफ खींचते हैं फोर्स लगाकर तो अंदर की तरफ एक फोर्स काम करता है। तो इस प्रकार से स्प्रिंग भी क्या है, फोर्स का एक एग्जाम्पल है। तो आई होप इतना सारा एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फोर्स मूव्स स्टेशनरी रेस्ट ऑब्जेक्ट। फोर्स के द्वारा जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट पर है या रेस्ट स्टेट पर है उसको हम लोग मूविंग स्टेट में ला सकते हैं। सेकंड इफेक्ट है फोर्स का, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है या मोशन के स्टेट में है तो उसको हम लोग रोक सकते हैं या स्टेशनरी या रेस्ट स्टेट में ला सकते हैं। नेक्स्ट इसका इफेक्ट है फोर्स चेंजेस द शेप साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स के थ्रू हम लोग किसी भी बॉडी के शेप या साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स के थ्रू किसी भी बॉडी के मोशंस के स्टेट को या फिर उसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, फोर्स के इफेक्ट हैं। अब चलिए फोर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको जान लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज़ एन एक्सटर्नल एनर्जी विच कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कैन चेंज द पोजिशन और शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो कि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल एनर्जी है या एक्सटर्नल एजेंट है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और पोजीशन के साथ साथ हम लोग उसके शेप साइज को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और फोर्स एक प्रकार की क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है बोलने का मतलब, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इसका बोलने का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। फोर्स के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एफ, और इसको कैपिटल लेटर एफ से डिनोट किया जाता है और साथ में इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इसीलिए इसका वैल्यू जो है क्या क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और
पॉजिटिव भी हो सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, लेकिन फोर्स की प्रॉपर्टी में इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी कारण से इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये तीनों केस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये 0 कब होता है, नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है, क्योंकि यहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन पूछ देते हैं सीबीएसई बोर्ड में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम लोग फोर्स के एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा 1 न्यूटन का वैल्यू कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 होता है, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे ना तब ये -2 हो जाता है। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। और अगर हम लोग इसको सीजीएस में लिखें, सीजीएस में लिखें तो न्यूटन को 1 न्यूटन को 1 डाइन लिखा जाता है और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखा जाता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है। किसमें, सीजीएस में। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको आप लोग एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में मेजरमेंट ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। और 1 डाइन या फिर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग सीजीएस सिस्टम में फोर्स का मेजरमेंट बोल सकते हैं। और फोर्स को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिकली फोर्स को लिखा जाता है फोर्स इज इक्वल्स टू MA, जहां पर F का मतलब है फोर्स, जहां पर F का मतलब होता है फोर्स और M का मतलब होता है मास और A का मतलब क्या होता है जी, एक्सीलरेशन। M का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स के टाइप्स की। फोर्स के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन दी रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है या रिजल्टेंट फोर्स को नेट फोर्स बोला जाता है या इसी को इफेक्टिव फोर्स भी कहा जाता है, इफेक्टिव फोर्स भी कहा जाता है या इसी को रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछे, आप लोग को एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछे, आप लोग को यही चीज़ निकालना है। तो रिजल्टेंट या नेट फोर्स या इसी को एक और नाम से जाना जाता है एफ टोटल फोर्स, इसको हम लोग टोटल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये 4 केस हैं, तो सभी केस में आप लोग को रिजल्टेंट फोर्स ही डिफाइन करना है। और रिजल्टेंट फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स को 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्टेंट फोर्स इज डिस्क्राइब एज द टोटल अमाउंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी और बॉडी अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जब किसी बॉडी के ऊपर जितने भी डायरेक्शन से जो फोर्स लगता है तो सभी फोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सभी फोर्स को ऐड करने के बाद जो हमको उसका फोर्स का टोटल अमाउंट मिलता है फोर्स का, उसी को कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। जैसे कि ये एक बॉडी है, इस तरफ से इसके ऊपर F1 फोर्स लग रहा है, इस तरफ से इसके ऊपर F2 फोर्स लग रहा है, इस तरफ से इसके ऊपर F3 फोर्स लग रहा है। इसी प्रकार इसके ऊपर किसी भी डायरेक्शन से कितनों भी फोर्स लगे तो इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, नेट फोर्स कहा जाता है। यहाँ पर मैं अभी डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया हूँ। जब हम लोग यहाँ पर फोर्स के डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर इसके डायरेक्शन के हिसाब से ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पर नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पर प्लस, ये उसके डायरेक्शन के हिसाब से लेना है। और याद रखिएगा जब अपोजिट फोर्स हो तो उसको नेगेटिव लेना है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन है तो उसको पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पर F1 जो है इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है F3, तो यहाँ पर F3 को मैं नेगेटिव लूँगा और F1 को पॉजिटिव लूँगा। जैसे कि यहाँ पर F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये F4 है, तो F4 को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, F2 को हम लोग नेगेटिव लेंगे।
ऐसा। तो फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स का मतलब समझना था। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है किसी भी बॉडी के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उन सभी का जो टोटल अमाउंट होता है, उन सभी को ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स मिलता है उसी को रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है, विथ डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन को भी कंसिडर करना, याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है विथ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। चलिए, ये डेफिनेशन आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो इसी को एक और तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्टेंट फोर्स इज अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन लॉ मेथड। रिजल्टेंट फोर्स जो है किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है उन सभी फोर्स का क्या एडिशन होता है विथ वेक्टर। विथ वेक्टर एडिशन बोलने का मतलब है उन सभी फोर्स का एडिशन विथ डायरेक्शन, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बताया हूँ, उसी को क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है, इसको रीड कर लेते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होता है ये ज़ीरो होता है। कब? जब वो बॉडी किस में रहता है, रेस्ट पे रहता है, या फिर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड बोल सकते हो या वेलोसिटी बोल सकते हो, सॉरी फॉर दैट, यहाँ स्पीड नहीं बोल सकते क्योंकि फोर्स की बात चल रही है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को वेलोसिटी बोलना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो अगर कोई भी बॉडी जो है सेम वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। ये छोटा छोटा जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब वो बॉडी क्या होगा, या तो रेस्ट पर रहेगा, और यदि मोशन में रहेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, या वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब चलिए आगे बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स के लिए कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले इसकी बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक सेकेंड मैं पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है तो नेट फोर्स लगाने के लिए हम लोग सभी फोर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं विद डायरेक्शन वाइज। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर ये एक बॉडी है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर मैं F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन कंसिडर कर लेता हूँ और F2 इज इक्वल टू -6 न्यूटन कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला जो फोर्स का डायरेक्शन है इस फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, नेगेटिव का मतलब है डिनोटेड अपोजिट डायरेक्शन। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालना है तो दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। F इज इक्वल्स टू F1 प्लस -F2। अब F1 का वैल्यू है मेरे पास 5 और F2 का वैल्यू है मेरे पास 6, और यहाँ पर माइनस जो है इसका डायरेक्शन बता रहा है कि अपोजिट है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, 5 - 6 मिल जाएगा। अब 6 में से अगर 5 को सब्सट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिल जाएगा -1। तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये -1 न्यूटन। इसका यहाँ पर हम लोग का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो माइनस में आया है, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉडी एक्सपीरियंस 1 न्यूटन फोर्स एंड देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट। मतलब इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर दो ही डायरेक्शन होते हैं, एक अहेड होता है और एक अपोजिट होता है। ठीक है, आगे होगा इसका डायरेक्शन बोलने का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेना, अपोजिट होने का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने का एक और कंडीशन होता है, और वो कंडीशन होता है, उस कंडीशन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये मेरे पास एक बॉडी है, अगर इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है F1, इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है F2, तो इसको हम लोग ईजिली इस वाले कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यदि कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ये है F1 और ये है F2,
तो इस सिचुएशंस में आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच एक एंगल है, तो ये दोनों फोर्स जो है एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तब आप कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे? तो इस सिचुएशंस में नेट फोर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला है F √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आप लोग 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ेंगे। किसी बुक में कुछ ऐसा लिखा जाता है FR इज इक्वल टू √Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर प्लस 2Fx Fy cos थीटा। तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। याद रखिएगा, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर 1 से ज़्यादा फोर्स लग रहा है और वहाँ पर कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए। और यदि 2 और मोर फोर्स के बीच अगर एंगल बन रहा है तो हम लोग उस सिचुएशंस में इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। चलिए इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक एग्जांपल बता देता हूँ। कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक फोर्स है F1 जिसका वैल्यू है 3 न्यूटन। कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक और फोर्स है जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन, और इन दोनों के बीच एक एंगल है, और उस एंगल को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इस एंगल को मैं कंसिडर कर लेता हूँ 90 डिग्री। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तब हमको बताना है इन दोनों फोर्स के बीच कितना फोर्स है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर F1 की जगह पर हम लोग ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। F1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 F2 इज इक्वल टू 5 है मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 F1 की जगह पर हमारे पास है 3, F2 की जगह पर 5, और cos थीटा, थीटा की जगह पर है 90। तो आप लोग याद रखिएगा cos 90 का वैल्यू होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, क्लास 9th और 10th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा? 25 और 9 कितना होगा जी? ये हो जाएगा हमारे पास 34। कितना हो जाएगा? 34। तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस सिचुएशंस में हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? √34 न्यूटन आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों के 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला केस जो है बहुत रेयर सिचुएशन है। बहुत रेयर सिचुएशन बोलने का मतलब बहुत कम चांस है एग्जाम में पूछने का। और यहाँ पर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्लास 11th के फिजिक्स में है। तो बस जस्ट यहाँ पर जान लीजिए कि रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करने का कितना तरीका है, बस वही बताना चाहता था मैं इस मेथड के थ्रू। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, ये वाला मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग अब रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से या बेस पर फोर्स को 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस फोर्स। तो अब हम लोग बैलेंस फोर्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो यदि आपको बैलेंस फोर्स के बारे में कोई पूछे तो आप बताइएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी एज 0 देन द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। कोई भी बॉडी है और इसके ऊपर कितनों भी फोर्स लगे, इन सभी फोर्स को ऐड करने के बाद या रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद यदि नेट फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इस फोर्स को क्या बोल देते हैं? बैलेंस फोर्स कह देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? बैलेंस फोर्स कह देते हैं। या इसी डेफिनेशन को हम लोग शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन द टोटल फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू 0। अगर किसी बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल जितना फोर्स ऑपरेट हो रहा है उन सभी का टोटल जो है कितना हो? 0 हो, तो हम लोग उसको बैलेंस फोर्स कह देते हैं। एक और तरीका है इसका डिफाइन करने का, वो है बैलेंस फोर्स आर दोज बीच थीटा दैट आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन साइज और अमाउंट। बैलेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स है
जो कि क्या होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर सेम फोर्स दो डायरेक्शन से, एक अपोजिट डायरेक्शन से और एक मेन डायरेक्शन में, अगर दो फोर्स एक साथ किसी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहा है, तब वहाँ पर उस बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। या आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई बॉडी है, अगर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F1, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स चाहिए। बैलेंस करने के लिए मतलब इतने ही अमाउंट का होना चाहिए, जितना अमाउंट का ये है उतना ही अमाउंट का एक और फोर्स होना चाहिए, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन से इतने ही अमाउंट का मैं एक फोर्स लगाऊंगा F2। तो यहाँ पर F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। आप लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो इसको। आगे लिखा है बैलेंस फोर्सेस आर कंसिडर्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बैलेंस फोर्स के कंडीशंस को इक्विलिब्रियम का कंडीशन भी कहा जाता है। व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन। यदि फोर्स बैलेंस होता है, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, उस सिचुएशंस में बैलेंस फोर्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि बैलेंस फोर्स को कितने तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बैलेंस फोर्स में आपको दो ही चीज़ याद रखना है। पहली चीज़, नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर 0 होता है, और बैलेंस फोर्स के लिए कंडीशन होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये दो चीज़ याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे जान लेते हैं कि बैलेंस फोर्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है उसके बारे में। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। अगर कोई टेबल है और उस टेबल के ऊपर कोई बुक रखा हुआ है, कोई बुक रखा हुआ है ना, ये कोई बुक रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक बैलेंस फोर्स काम करता है। क्यों? टेबल की वजह से बुक के ऊपर एक फोर्स इधर लगता है और बुक की वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, वेट की, बुक के वेट की वजह से या ग्रेविटी की वजह से। तो इस प्रकार से बुक के ऊपर 0 फोर्स लगता है। ठीक है, जब भी हम लोग इसको टेबल के ऊपर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, जो चीज़ मैं अभी बता रहा था वही चीज़ यहाँ दिखाया हुआ है। बैलेंस फोर्स एग्जाम्पल बुक लाइंग ऑन द टेबल। इधर नॉर्मल फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ बुक के वेट की वजह से एक फोर्स लगता है। सेकेंड है, व्हेन वी पुश वॉल द वॉल डज नॉट डिस्प्लेस इट रिमेन स्टेशनरी। जैसे कि हम लोग के घर में वॉल होता है, तो वॉल को जब हम लोग पुश करते हैं तो ये वहाँ से हटता ही नहीं है, या मूव नहीं होता, या डिस्प्लेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो उतना ही फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई करता है। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाता है, अपोजिट है, बट बैलेंस हो जा रहा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है टग ऑफ वॉर। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक रस्सी है और इधर से 3 लोग और इधर से 3 लोग इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, और इधर 2 बॉयज़ हैं, 1 गर्ल्स है, इधर भी 2 बॉयज़ 1 गर्ल्स हैं, और दोनों तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर भी बैलेंस फोर्स लगेगा, मतलब इस टग के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। फोर्स तो लगेगा लेकिन वो बैलेंस हो जाएगा, 0 हो जाएगा नेट फोर्स, क्योंकि इस डायरेक्शन में 300, इस डायरेक्शन में 300, तो दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं पुशिंग और पुलिंग बॉडी। जब किसी भी बॉडी को हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं, वहाँ पर भी एक बैलेंस फोर्स काम करता है। ठीक है, यहाँ पर फुटबॉल है, फुटबॉल अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स कितना होगा, 0। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, जैसे कि ये बुक जो टेबल पर रखा हुआ है वही वाला केस यहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को बैलेंस फोर्स का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है, ये केवल 3 चीज़ ही हम लोग को यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है अनबैलेंस।
मतलब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो यहाँ पर इसमें से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर नॉन ज़ीरो नेट फोर्स मिलेगा। नॉन ज़ीरो नेट फोर्स बोलने का मतलब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। तो उस सिचुएशंस में हम लोग इस फोर्स को क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मैं एक बार रीड कर देता हूँ। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर नोन एज अनबैलेंस फोर्स, तब हम लोग उस फोर्स को, उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, जब उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नॉन ज़ीरो हो या ज़ीरो ना हो। The body acted upon by unbalanced forces changes its state of motion, और ये अनबैलेंस फोर्स ही क्या करते हैं, उस बॉडी के स्टेट को चेंज करते हैं। या इसी नेट फोर्स के वजह से, ये नेट फोर्स क्या होता है, नॉन जीरो होता है, इसी वजह से ये बॉडी जो है इसके स्टेट में चेंज होता है। चेंज होने का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ पाता है, इसी को अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देके बता देता हूँ मैं। ये एक बॉडी है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है F1 इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन। इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है और ये है F2 इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा जी, नेट फोर्स ये हो जाएगा F1 प्लस F2। तो F1 का वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस F2 का वैल्यू क्या है, 6 है, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ पर माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 3 माइनस 6, और जब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 न्यूटन। तो यहाँ पर नेट फोर्स देखो नॉन जीरो आया है। नॉन जीरो बोलने का मतलब जीरो नहीं आया है, कितना आया, 3 न्यूटन। मतलब इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 3 न्यूटन, और ये 3 न्यूटन क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। और अगर आप लोग को एग्जाम में इसका डायरेक्शन पूछ दिया जाए तो बोल देना इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा जो ज़्यादा वाले फोर्स का डायरेक्शन होता है। जैसे कि F2 का डायरेक्शन क्या इधर है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये डिस्प्लेस होगा। ठीक है, और यदि ये F2 का वैल्यू, चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ बैलेंस फोर्स का। जैसे कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लग रहा है F1 और इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लग रहा है F2। इसका वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लिए 3 न्यूटन और इसका भी वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 3 न्यूटन। तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे वो कितना होगा जी, ये हो जाएगा F1 प्लस F2 हो जाएगा। और हमारे पास F1 का वैल्यू कितना है, 3 न्यूटन, और F2 का वैल्यू कितना है, 3 न्यूटन, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हो जाएगा 3 माइनस 3, और 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा जी, F नेट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया, और ये क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। ये क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। तो आई होप आप लोग को बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब अनबैलेंस फोर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल है जिसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल है किकिंग ऑफ सॉकर बॉल्स। जैसे कि फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल को जब फुटबॉल खेलने वाला जो प्लेयर है वो जब किक करता है तो हमेशा इसके ऊपर एक जैसा फोर्स नहीं लगता, हमेशा अलग अलग फोर्स लगता है और सभी के द्वारा अलग अलग फोर्स लगता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग फुटबॉल के ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे तो वो नॉन ज़ीरो ही मिलेगा हमको, मतलब वहाँ पर नेट फोर्स हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशंस में फुटबॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड एग्जांपल है द अप एंड डाउन मूवमेंट इन अ सीसॉ। सीसॉ का मतलब होता है झूला, एक ऐसा झूला जो कि अप डाउन होता है। जैसे कि हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक पिरामिड है और इसमें एक हम लोग प्लेन कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हम लोग इस पर किसी बॉयज़ को और एक गर्ल्स को जब हम लोग इस पर बैठा देते हैं तो ये क्या होता है, अप डाउन होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सीसॉ, मतलब झूला बोल सकते हो एक प्रकार का। तो इस सिचुएशंस में यहाँ पर जो फोर्स लगता है नेट फोर्स वो नॉन ज़ीरो होता है, मतलब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, नेट फोर्स। इसी वजह से इन लोग झूला में इंजॉय कर पाते हैं या झूल पाते हैं। ठीक है।
थर्ड एग्जाम्पल है द टेकिंग ऑफ अ रॉकेट। रॉकेट जैसे कि आप लोग को पता होगा, जब भी मिसाइल या फिर रॉकेट को ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करता है नीचे की तरफ, जो कि यहाँ पर फॉग निकलता है। फॉग मतलब धुआं निकलता है। इसके थ्रू ये अर्थ ग्राउंड की तरफ एक फोर्स लगाता है, जबकि रॉकेट जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है इसके कंपैरिजन में ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है इसका वैल्यू ग्रेटर हो जाता है। इसी वजह से रॉकेट का मोशन जो है अपसाइड होता है। तो यहाँ पर भी अनबैलेंस फोर्स लगता है। अनबैलेंस फोर्स कैसे हुआ? क्योंकि ज़मीन की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है और ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है। तो अप साइड जो फोर्स लगने वाला इसका वैल्यू ज़्यादा है कंपैरिजन टू डाउन साइड जो फोर्स वर्क कर रहा है उसके कंपैरिजन में। तो हुआ ना अनबैलेंस फोर्स। अगर यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग को फोर्स मिलेगा। अब चलिए जो एग्जाम्पल बताया हूँ इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर झूले के बारे में मैं बात कर रहा था, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, सीशॉ की बात कर रहा था, और यहाँ पर मैं रॉकेट की बात कर रहा था। और अनबैलेंस फोर्स, इसको भी हम लोग अनबैलेंस फोर्स बोल सकते हैं। जैसे कि एक टग वार है, टग वार में एक तरफ हम लोग 2 पर्सन्स को रख देते हैं और एक तरफ हम लोग सिंगल पर्सन को रख देते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें फोर्स का डायरेक्शन जिधर 2 लोग एक साथ फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में यहाँ पर एक फोर्स होगा, तो इसको भी बैलेंस फोर्स बोल सकते हैं। जैसे कि एक बॉक्स है और ये आदमी, ये जो मैन है इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके कंपैरिजन में मैन जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तभी तो इस डायरेक्शन में ये खिसक जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का अनबैलेंस फोर्स है। तो यहाँ पर फोर्स का सारा कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट होता है। फोर्स के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना? सबसे पहले हम लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन देखा। फोर्स का डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे हैं, उसके बाद हम लोगों ने इसका टाइप्स देखे। तो टाइप्स में हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइप से कैटेगराइज किए, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस। बट फोर्स को अगर हम लोग कांटेक्ट के बेस पर अगर इसको कैटेगराइज करें तो फोर्स को फिर से 2 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट होता है कांटेक्ट फोर्स, और सेकेंड होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। सेकेंड क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसके बारे में भी एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, तो आप लोग ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि 2 और मोर बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से एक दूसरे के ऊपर लगता है। तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा आप लोग। कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जब भी कोई 2 बॉडीज़ जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर फोर्स लगता है उन दोनों के बीच, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। सेकंड एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जिसमें हमारे मसल्स का यूज़ होता है, हमारे बॉडीज़ के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होता है किसी बॉडी में। जैसे कि यहाँ पर टग वार है, हम लोग अपने बॉडी से इसको खींच रहे हैं, हमारे मसल्स का यूज़ हो रहा है, और रस्सी हमारे हाथों में टच है, कांटेक्ट में है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार के फोर्स को हम लोग मस्कुलर फोर्स बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो ये एक ऐसा फोर्स है जिसमें 2 बॉडीज़ के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी उनके बीच एक फोर्स वर्क करता है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग याद रख लीजिएगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी 2 बॉडी के बीच में बिना कांटेक्ट के, विदाउट कांटेक्ट है, उन दोनों के बीच एक फोर्स काम करता है। ठीक है, उसको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग मैग्नेटिक फोर्स।
तो इस प्रकार से ये सभी फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। अब यहाँ पर फोर्स से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को आज के इस लेक्चर में कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। इस चैप्टर का 3rd नंबर का जो टॉपिक होगा वो इनर्शिया। इस टॉपिक को हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसी लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।